गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है और ये अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पर रहने वाले हैं, जो लैंड पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वाटर में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से अधिक होता है। इस कंडीशन में रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वेटिक एनिमल्स में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से अधिक होता है। दैट मीन्स इसका यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज मोर इन एक्वेटिक एनिमल देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो इसका आंसर यही लिखते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो रिस्पिरेशन करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, ये रिस्पिरेटरी गैस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा करते हैं, जबकि अर्थवर्म, लीच अपने मॉइस्ट स्किन से गैसों का एक्सचेंज करते हैं, जबकि इंसेक्ट एयर ट्यूब जिसको हम स्पाइरकिल कहते हैं के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, प्राउंस, ये गिल के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं। गिल इज द रीच ऑफ ब्लड कैपिलरीज and by diffusion process and oxygen goes into the cells, goes into the blood capillaries. ब्लड कैपिलरी में हेमोग्लोबिन है और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये पूरे सेल तक जाता है, सेल में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और सेल में फूड के ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है फिर वो ब्लड कैपिलरी में आता है। अब ब्लड कैपिलरी में फिर यही हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है और इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन रिटर्न बैक इनटू द गिल्स और फिर गिल के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर में रिलीज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में रिस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है और इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। पल्मोनरी रिस्पिरेशन के जो हम पार्ट देखते हैं कि यहां से नोज, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर ये ट्रेकिया इज सराउंडेड बाय रिंग ऑफ कार्टिलेज। सबसे पहले यहां नोज से हम एयर को लेते हैं। नोज में पाए जाने वाला हेयर म्यूकस उस एयर में प्रेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको ट्रैप कर लेता है और एयर को फिल्टर करता है और फिल्टर एयर इस ट्यूब के द्वारा पास होता हुआ ट्रेकिया में आता है और ट्रेकिया के द्वारा होता हुआ ये ब्रोंकस, ट्रेकिया टू पार्ट में डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकस कहते हैं और ब्रोंकस लंग्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड पर एयर सेक पाया जाता है जिसको हम एल्वोली कहते हैं। तो एयर जैसे ही यहां से आता है ट्रेकिया में तो ट्रेकिया रिंग ऑफ कार्टिलेज से घिरा होता है, क्योंकि रिंग ऑफ कार्टिलेज इसको कोलेप्स होने से बचाने का काम करता है, ट्रेकिया को कोलेप्स होने से बचाने का काम करता है। फिर मैंने इसके बाद एयर ब्रोंकियोल के बाद एयर सेक में आता है। एयर सेक इज सराउंडेड बाई नेट लाइक ए स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कैपिलरीज
और ये ब्लड कैपिलरीज में जो हेमोग्लोबिन है सेम इसी के जैसा मैंने ऑक्सीजन को लेता है और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है और एक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक जाता है जहां सेल में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में रिटर्न बैक फिर ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज के बाद एल्वोली, फिर ब्रोंकियल्स, ब्रोंकस, फिर ये ट्रेकिया और फिर नोज के द्वारा ये बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है इसमें दो स्टेप आते हैं, एक आता है इनहेलेशन और दूसरा आता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। और इनहेलेशन कैसे होता है कि जब हम क्या होता है कि इट अकर, जब ये क्या होता है कि दोनों के बीच में डायफ्राम मसल होता है, डायफ्राम मसल, और डायफ्राम मसल ये लंग्स रीव केज के द्वारा सराउंडेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है और रीव केज के बीच बीच में जो मसल है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। तो ब्रीथिंग के कंडीशन में ये डायफ्राम मसल और इंटरकोस्टल जो मसल है ये कंट्रैक्ट करता है। कंट्रैक्ट करने से क्या होता है, रीव केज बाहर की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करता है और मूव करने से चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है, इनलार्ज करता है और चेस्ट कैविटी जैसे ही इनलार्ज करता है तो इसके अंदर जो प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है लंग्स के अंदर, ये डिक्रीज कर जाता है और डिक्रीज करने से रिब केज एक्सपेंड किया और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, इसलिए एयर तेजी के साथ इस लंग्स के ब्रोंकियल्स और एल्वोली के अंदर फिलअप होता है और वो सेल के अंदर जाता है। दूसरा चीज देखते हैं एक्सहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन सेम इसका अपोजिट केस है कि जब ये डायफ्राम मसल या इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स करता है तो रिलैक्स करने के कंडीशन में ये रीव केज अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले आते हैं और ओरिजिनल पोजीशन में आने के साथ ही इसके अंदर का चेस्ट कैविटी के अंदर का जो वॉल्यूम है वह रिड्यूस कर जाता है। अब वॉल्यूम रिड्यूस करने के कारण इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है और प्रेशर इंक्रीज करने के कारण प्रेशर के साथ फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड नोज के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस तरह से हम इसका जो मैकेनिज्म है इसमें दो हम देखते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दूसरी चीज कि इस ब्रीथिंग साइकिल में लंग्स का जो रेसिडुअल जो वॉल्यूम है, लंग्स का जो वॉल्यूम है हमेशा रेसिडुअल कंडीशन में रहता है ताकि काफी समय मिल जाए जिसके कारण मन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड माने ऑक्सीजन आसानी से मन एब्जॉर्ब हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड इस चेस्ट कैविटी से बाहर निकल जाए। थैंक यू।